तो परसों ज़िक्र गालिब हमारा बेंगलौर में बड़ा कामयाब रहा और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया और उस वक्त हम आपको भी याद कर रहे थे भाई कि आप आखिरी शमा कर रहे हो। बॉम्बे में आपने 6 तारीख को किया, उससे पहले इतने शो किए, तो आपका तजुर्बा क्या रहा आखिरी शमा में? गालिब पहली बार किया क्या रहा? नहीं, मैंने एक बार पहले भी, बल्कि मैंने कहीं अपनी डायरी में लिखा, कहीं लिखा, मैंने कहा इसमें जो जैसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार की, तो मैंने लिखा इसमें जो डीमंस और एंजल्स होते हैं ना, वो लार्जर होते हैं थिएटर में, क्योंकि अप्रिसिएशन भी उस वक्त तो वहीं मिलती है, और जो टमाटर और अंडे पड़ने होते हैं वो उसी वक्त, और लार्जर होती है बहुत लाइन है, और ओवरवेलमिंग होती है, जो कुछ भी है ओवरवेलमिंग है। पर मैं तो बहुत ही घबराया हुआ था, बल्कि मैंने जब रमेश तलवार ने मुझे फ़ोन किया कि आप वकालत करोगे, मैंने कहा क्यों करूँगा भाई, मैं बाकायदा नाराज़ हो गया था, क्यों करूँगा भाई वकालत थिएटर में, मैंने आज तक नहीं किया, मैं एक्टर हूँ, टेलीविज़न का हूँ या सिनेमा का हूँ। तो कहने लगे नहीं करेंगे तो आप ही मुझे लहजा और ये आप वकालत को थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने शिकायत के तौर पे शमाना को फ़ोन किया, और मैंने कहा शमाना ये मुझे गालिब करने के लिए बोल रहे हैं रमेश जी, प्लीज़ उनको कहो कि मैं नहीं करूँगा, और मेरे पीछे पड़े हुए मिलना है और उसको सुनानी। तो उसने मुझे, बल्कि शमाना ने उल्टा मुझे कहा कि डरते क्यों हो, करो, हाँ टेक अ प्लांट, यू विल एंजॉय इट एंड इट्स एन एक्टर्स मीडियम। तो मैंने कहा एक्टर्स मीडियम का क्या मतलब हुआ? तो हम अब तक एक्टिंग करते रहे, कहने नहीं, तो एक्टर्स मीडियम इन द सेंस के जब आप कैमरा के सामने होते हैं तो डायरेक्टर बैठा रहता है, सिगरेट का कश दिया, उसको पसंद नहीं आता है, कट करता है, कट करता है, तो फिर वो बोलता है कि भाई यूँ नहीं यूँ करो। लेकिन स्टेज पे एक्टर एक बार गया तो फिर तो वो अपनी मर्जी का राजा है ना। तो ये बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि भाई आई कुड टेक द प्ले एनी वे आई वॉन्ट। हालांकि मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कुछ कि इस मिसरे को दोबारा कहो। मैं कभी लास्ट वाली शेर है कि घर में था क्या कि तेरा हम उसे गारत करा, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो। अब इसमें कई लोग मुझे कहते थे पहला मिसरा जो है दोबारा पढ़ो, यार दोबारा पढ़ने से पता नहीं वो प्लेइंग टू दी ऑडियंस हो जाएगा, यू नो। इसमें वो खुद बात कर रहा है। हाँ, जब मुशायरे में है तो जाहिर है प्लेइंग टू दी ऑडियंस, मुशायरा इसलिए पढ़ा जाता है कि भाई आप सबके सामने है। लेकिन मैं अपने दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, जो महेश दास आता है बीच में, यहाँ बैठा हुआ है, तो उससे तो मैं ज़ाती तौर पर सुना रहा हूँ ना, उसको आई विल नॉट प्ले टू दी ऑडियंस। तो ये सब बातें एक बड़ी रीलिंग थी मेरे लिए। ये मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो साहिब साहब ने नज़म लिखी थी 1969 में, तंज़िया नज़म, 21 बरस हो गए उसके बाद आपको ये सब ख्याल आया, बड़ी तंज़िया नज़म थी। तो जहाँ तक गालिब की बात बनती है, 1954 में भारत भूषण मिर्ज़ा गालिब में, और 1988 में नसीर साहब, और इधर आपने इन दिनों किया, और एक ज़माने में बलराज सानी साहब ने भी किया। वो प्ले था गालिब कौन है, और आखिरी शमा यही था आखिरी शमा, इसके 50 बरस पूरे हुए। अब ये गालिब कौन है में हमारे एक किरदार उस ज़माने में हुआ करते थे, राजा बलवान सिंह। मैं कहता हूँ कि खुशबख्ती है हमारी कि हम इस वक्त राजा बलवान सिंह के पास बैठे हुए हैं। तो ये देखिए हमारे 93 ईयर यंग राजा बलवान सिंह साहब, यानी हमारे चचा राजेंद्र सिंह साहब, और इन्होंने रोल किया था 50 बरस पहले राजा बलवान सिंह का। तो कितना ऐतिहासिक मौका है ये लोनावाला में। मैं आ गया हूँ यहाँ, अभी पहुँचा ही हूँ, और आज तारीख 15 जुलाई है। 13 जुलाई का कुमार जफर मोहिउद्दीन साहब ने बहुत अच्छा इस रोल को किया, और स्मिता श्रीनिवासन ने बहुत अच्छा रिसीव किया, और अपने सिंगर्स और सभी लोग, अंकिता कुंडू, रघु जी। तो भाई ये तो एक बड़ा खूबसूरत दौर है। तो राजा बलवान सिंह साहब से मुलाकात हुई, गालिब साहब से मुलाकात हुई, और मुझे यकीन है कि ये जो आखिरी शमा का 50 बरस की बात है, ये हमारे और शहरों में भी होगा, और बेंगलौर तो मुंतज़िर रहेगा कि एक गालिब हमने देखे बेंगलौर में, जफर मोहिउद्दीन साहब और कमल साहब भी वहाँ पर आएँ, और हमें खुशी रहेगी, खुशबख्ती रहेगी हमारी। नहीं, ये हमारे जो चचा हैं, ये चचा गालिब का मोहन वर्जन है, मतलब चचा गालिब को शेर भी तो है।
तो गालिब के शेर बड़े अच्छे सुनने में मिलते रहते हैं, और मैं आप दोस्तों को ये दुआ कर रहा हूँ कि फिर आगे गालिबियत को लेकर चले। मैं तो गालिबियत लेकर आ गया लोनावाला आज सवेरे सवेरे, और यहाँ खूबसूरत दिन बीतेंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ से उठूँ, मैं दिखा दूँ कि लोनावाला का सही रूप जो है वो क्या है। तो ये देखिए, ये है लोनावाला। यहाँ से आप देखते हैं इस बैल्कनी से, ये झील है, ये जंगल है, ये कंवल जी साहब का आशियाना है, वो छोटी सी एक कुटिया है, ये छाए हुए बादल हैं, और इतनी हरियाली, और इसके बीच में जाता हुआ वो रास्ता। तो दोस्तों, एक जीवन जीने के लिए काफ़ी है, सच्ची बात है यहाँ आकर के। तो मैं अभी पहुँचा ही हूँ। 15 जुलाई को कंवल जी साहब इंतज़ार कर रहे थे, और इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि आते ही हमने गालिब की बात की, और गालिब की बात करी तो हम जाहिर है कि ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब की बात भी हमने की, और श्री स्मिता श्रीनिवासन और पूरी टीम का चर्चा किया। अंकिता कुंडू की आवाज़ और रघु जी की आवाज़, और सभी कलाकारों, अश्विनी का भी जिक्र मैंने इनसे किया। तो आज सुबह बड़ी खूबसूरत है, 15 जुलाई की। बस थोड़ी देर पहले ही बेंगलोर से पूना पहुंचा, पूना से यहाँ आया। इतने बादल, तो बादलों बरसो यहाँ ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा बेंगलोर की भी भाई कुछ मदद करो। 15 दिन में कतरे गिरे हैं, बारिश नहीं गिरी, वो जो मानसूनी बारिश होती थी वो नहीं हुई। तो बहुत दुआएं आप सबके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और आज गालिब का जिक्र हुआ कंवल जी साहब के साथ, और देखते हैं इसके बाद क्या क्या आगे होता है। दुआएं दुआएं दुआएं।
ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। गाना लिखते लिखते शैलेंद्र जी एक जगह रुके, पंक्ति लिखी थी कि ये गोरी नदियों का चलना न चल कर, बस रुके, इससे आगे क्या लिखे भाई। एकदम से एक सीन याद आया जो बहुत पहले उन्होंने देखा था, कुछ पनिहारिनें चली आ रही थी, सर पे मटकी लिए गाती गुनगाती बलगाती, तो एकदम लिख दिया ये गोरी नदियों का चलना न चल के, कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिल के, प्यारे प्यारे ये नज़ारे खुमार है हर कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। ये गंगा है, ये हमारे देश की लाइफ लाइन है, और जब बहती है इस तरह से वो कहती है मिलजुल के रहो और प्यार करो। जिस देश में गंगा बहती है, जब फिल्म में देख रहा था उसमें एक जगह बैतबाजी होती है, लता जी में और मुकेश साहब में। लता जी कहती हैं किस फूल पे मरती है दुनिया है कौन सफल सबसे मीठा, उधर से मुकेश साहब जवाब देते हैं है दिल का कंवल सबसे सुंदर मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। यहाँ से आगे फिर ये गीत इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के गीतों की। शैलेंद्र जी ने कमाल किया, शंकर जयकिशन बेमिसाल, और मुकेश साहब और लता जी ने रंग भर। आसानी से बात समझ आई ना। है दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता। ये कथन शैलेंद्र जी का कितना गहन है, कितना गहरा है। और जिस देश में गंगा बहती तो मुझे हमेशा ही याद आती है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, यानी जय हो। आपके नाम से ताबिंदा है उन्वान हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में, फूल ही फूल खिल उठे इस आशियाने में, हद निगाह तक यहाँ बहार ही बहार है, ये मौसम बहार है, गुले गुलजार है और दिल बेकरार है। क्योंकि देखिए मैं लगातार चलता चला जा रहा हूँ, लेकिन ये अंजुमने गुल ख़त्म होने में आ नहीं रही। क्या ख्याल है ना? ऐसे जगहों पे आकर मन प्रफुल्लित होता। आफ्टर ऑल क्यों दुनिया लता जी को याद करती है? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। रोमांस भी ऐसा
कि इंसान ये सोचे कि जो शायर ने या गीतकार ने लिखा उसकी अदायगी लता जी ने बिल्कुल उसी रूप में कर दी। विरह विरह वेदना उनके स्वरों में ऐसे झलकती थी, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। और मिलन की जब बात आती थी तो मिलन के गीतों में भी लता जी बस अपनी तरफ से अद्भुत ही नज़र आती थी। गीत चाहे कोई भी हो, ओ बेकरार दिल, आ, ला रा 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 रा, और स्पिरिचुअलिटी, सात्विकता भी ऐसी, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। गीत के अल्फाज जो कहना चाहते हैं उसकी तर्जुमानी लता जी अपनी आवाज़ में करती थी। यही उनका कमाल था। अच्छा, ये देखो देखो, अगर आपके मन में मोहब्बत है, प्यार है ना, तो परिंदे भी आपके कंधे पे आके बैठ जाते हैं। ये वो परिंदे हैं जिन्हें डर लगता है कि कहीं किसी थाली में या किसी डाइनिंग टेबल पर ना परोसे जाएं। बस ये जिंदा हैं, आपके मन की भावना को समझते हैं और आपको अपने पास बुला। ये कह रहा है कुछ, ये कह रहा है बी वेजिटेरियन यार, जहाँ तक हो सके हमें जी लेने दो, हम तुम्हें जीने देते हैं, तुम हमें जी लेने दो। कितना खूबसूरत मौसम है, कितना इसके रंग देखिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए रंग हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, और ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक मोहब्बत हम दोनों के बीच में हो गई। ठीक है, हो गई ना, ओके। कोई बात नहीं है, म्यूज़िक जो है मैं भी अपने तरीके से गाता रहता हूँ। एक बार जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पहली बार उनको एक ख़त में मैंने कहा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। अब दरअसल हुआ इसके बाद में ही हूँ कि वो फूल जो उस ज़माने में इतने खूबसूरत खिले हुए होते थे, वो उन्होंने उठा के अपनी किताब में रख लिए, और किताब में रखे हुए वो फूल आज 50 बरस बाद जो मैंने उनसे कहा था वो सच हो रहा है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों, मेरी किताबों में भी वो फूल हैं, वो फूल उनकी किताबों में भी होंगे। देखिए, कभी जगमगाते खिलखिलाते हुए फूल एक दिन जवानी की दहलीज पार करके सब खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस वक्त देखिए मंजर दिल फरेब, और मुझे जवानी के वो दिन याद आ गए, वक्त पीरी शबाब की बातें, यानी एक इनकलाब की बातें। तो मेरी दुआएं, प्रणब मेरे लिए बना रहे हैं वीडियो, मिल गए अचानक, और इनके लिए दुआ करता हूँ। नौजवानों, जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी हम भी जवान थे। सुबह सुबह की बात, वैसे दिल आज भी जवान है। गुलजार साहब कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है। तो अगर दिल तो बच्चा है तो चलो और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इन फूलों को। और आज यादों की बारात है, देख लेते हैं। हो गया।
ये मिलेनियम शुरू हुआ था, एक मैगजीन ने सोचा तो भाई अब तक का बेस्ट सॉन्ग कौन सा है ये तय किया जाए। एक जूरी बनाई गई, गुलजार साहब से लेकर सोनू निगम तक जजेस रखे गए, और आपको मालूम है कि जब फाइनली जो जजमेंट आया यूनानिमसली, वो कौन सा गाना था? उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, यानी अब तक का बेस्ट सॉन्ग ये माना गया। साहिर साहब के अल्फाज, रोशन जी की धुन और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, मैं ये सोचता हूँ कि जीवन के एक दर्शन को दर्शाता है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, अधीर मन, कोशिश कर कि जिस रूप में ज़िंदगी मिल रही है उसे ले ले। तो रफ़ी साहब को याद करते हुए, इस गीत को याद करते हुए, कोहरे से ढके हुए इन सूखे पेड़ों को देखते हुए, मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी कभी हरियाली है और कभी ये सूखापन भी ज़िंदगी से जुड़ता है। Whatever the situation, the show must go on. So here we go. किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मुझे बहुत पसंद है। मतलब ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, यहाँ बिछड़े वहाँ फिर मिलेंगे। कितना खूबसूरत ख्याल है, और दृश्य तो ये अद्भुत ही है। याद आते हुए रफ़ी साहब। दरअसल गुरुदत्त एक ऐसे कलाकार थे जिनकी ट्यूनिंग मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छी थी। सुन 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 ज़ालिमा, तेरी दिल पर हुआ ऐसा जादू। इन गीतों का रस, गुरुदत्त की अदाकारी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। लेकिन गुरुदत्त के मन में जो ख्याल था, उनका जो फेवरेट एक प्लॉट था, उस पर 1957 में उन्होंने फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी प्यासा। अब प्यासा के जो गीत हैं वो बिल्कुल पहले गीतों से अलग हैं, सैड हैं, उदास हैं और गहरे हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मैं ये सोचता हूँ कि जिस कलाकार में वेरिएशंस होती हैं कामयाब वही होता है, और ऐसा हम मोहम्मद रफ़ी साहब में देखते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि एक विशाल व्यक्तित्व है उनका, बहुत ऊंचा, और गुरुदत्त का भी एक दूसरे से कम नहीं था। तो आज जब मैं याद कर रहा हूँ एक पूरे दौर को, तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदत्त के वो गीत जो प्यासा में लिए गए थे, साहिर साहब के अल्फाज, कितना अपने ढंग का एक अनूठा संगीत था वो। जिन्हें नाज़, और उसके बाद दूसरा गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये जो गहराई है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की, ये गुरुदत्त के मन में तो आगे तक भी रही। फिर उन्होंने कागज़ के फूल बनाई, और कागज़ के फूल में भी रफ़ी साहब बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। नतीजा ये भी निकला कि गुरुदत्त की फिल्म्स में मोहम्मद रफ़ी के साथ गीता दत्त भी गाती थीं।
अब गुरुदत्त की प्रोडक्शन है, राज खोसला की डायरेक्शन है। कोई आँखों में इशारा हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कोई भी फीमेल सिंगर हो वो भाती थी, छा जाती थी। ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसी थी उनकी गायकी। जब बात करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की, तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। ऐसे न जाने कितने सारे गीत, गीता दत्त और रफ़ी साहब। फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और इसमें अलग अलग तस्वीरें, ये छोटे छोटे बच्चों को अगर दिखाई जाए ना तो उनका ये जो है ना गेम वेम खेलते हैं मोबाइल पे, उससे हट जाएंगे। ये चीज़ें उन्हें दिखाई जाए बच्चों को। इट्स फ्लोटिंग अगेंस्ट द करंट बट स्टिल यू हैव टू टेक अ चांस। तो ये सलीम चिश्ती की दरबार है और यहाँ आकर के धागा बांध के जाते हैं। जो आपको चाहिए वो मुराद मिलती है। पूरी अकबर की भी पूरी हुई थी, जहांगीर दुनिया में आया। मेरी कोई ऐसी मुराद है नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ धागा बांधने। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया में चैन अमन रहे। अगर चैन है दुनिया में तो मेरे पास भी है, और अगर दुनिया को सब कुछ मिलता है तो मुझे भी मिलता है। तो आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम। जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया, ऊब गया कलेजा, शिकवा जो लब पे आया। आला भाई जनाब सलीम चिश्ती साहब की बरगाह पे आगे ना गाया जब बात नहीं बनती ना। हाँ, मौला सलीम, हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला सलीम चिश्ती 1900, हाँ, दुनिया सलीम, दुनिया के लिए यही हमारी दुआएं हैं। वाह। आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। तो ये वो जगह है जो तानसेन यहाँ बैठते थे और जैसे ही कहते थे शुरू हो जाओ तानसेन, और तानसेन राग अलापते थे। राग दीपक उनका बड़ा मशहूर माना जाता है, और मल्हार भी। ये आर्किटेक्चर अपने ढंग का अनूठा है। अब आप सोचिए कि वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, अकबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या क्या कमाल है। आज इस हिस्से को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तानसेन से ही शायद मुझे वीडियो चल रहा है, क्योंकि तानसेन से ही शायद मुझे मिली है कुछ ऐसी सिद्धि कि मैं भी इसी तरह बैठ कर के मंच पे कभी कभी गाने लग जाता हूँ। और फतेहपुर सीकरी के अंदर आज ये बड़ा सुरीला दृश्य है। ये पंचमहल है और इसमें आर्किटेक्चरल जो चेंजेस की गई थी उस ज़माने में मुगल्स ने, उसका एक बड़ा अच्छा नमूना है ये। और ये उड़ते हुए परिंदे, और आज मैं यहाँ देखते हुए इस खूबसूरत मंज़र को। और ये दीवाने ख़ास, ये दीवाने ख़ास है। क्या आर्किटेक्चर होता था, मतलब बादशाहों की क्या तारीफ़ करें। वो जो मज़दूर थे, मैसन थे, लेबर थी, ये कमाल तो उनका किया हुआ है ना, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। होली भी छिन गई है, बेंच भी छिन गई है, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। मुखलिसी कितनी भी हो, लेकिन हिंदुस्तान की एक ख़ास बात है, यहाँ का दरिद्र नारायण कभी हिम्मत नहीं हारता। और साहिर साहब के अल्फाज बहुत मायना रखते हैं। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम,
हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, रहने को घर नहीं है। हा 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 हा। ऊंचा आसमान, विशाल पहाड़, उनके ज़ेरे साए ये झोंपड़ियाँ अपनी गूंगी ज़बान में कहती तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जाने कब तक ये हाल रहेगा। कितना मुश्किल होता होगा यहाँ जीवन, कितना मुश्किल होता होगा। अभी तो दिन है, रात के साएं साएं करते अंधेरे में इन झोपड़ियों में रहते हुए परिवार क्या सोचते होंगे। वो सुबह कभी तो आएगी, आहा हा 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 हा। वो सुबह आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा इन लोगों के जोश जज्बे में मेरा यकीन है, एक जुनून है इनका, और वही सरमाया है हमारे देश का, यानी हमारे भारत देश का। ला 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 रा 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 रा, हा 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 हा। देव साहब की ज़िंदगी में जानने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो तो रोमांसिंग विद लाइफ, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी, और बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई, बड़ी ऑनेस्टली लिखी हुई। और मेरी खुशी है कि उनसे सिग्नेचर मैंने इसके लिए थे, वो सिग्नेचर मुस्तकिल हैं आज तक मेरे पास। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से इसमें प्रोजेक्ट किया है, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बातें, ऐसी बातें कही जो जनरली लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते नहीं हैं। लेकिन मैं देव साहब के बारे में जब बातें करता हूँ, उनकी फिल्म्स को जानने की कोशिश करता हूँ, तो एक दूसरी पुस्तक है ये जो पुस्तक है ये कमाल है। ये त्रिनेत्र वाजपेयी जी और अंशुला वाजपेयी जी की लिखी हुई पुस्तक है, और इसमें देव साहब की फिल्म्स के बारे में तफसील से जिक्र है। मतलब हर फिल्म का जिक्र, उसकी तस्वीरें, अपने ढंग का एक अनूठा काम किया है ये त्रिनेत्र वाजपेयी जी ने। बड़े कामयाब बिजनेसमैन होते हुए भी फिल्म की दुनिया में उन्हें इतनी दिलचस्पी है ये किताब, और इसके बाद दिलीप कुमार साहब पे भी उनकी एक किताब है ये, और इसके बाद म्यूजिक पे भी उनकी किताब है। तो मैं इस किताब को बहुत पसंद करता हूँ। आजकल मैं देव साहब के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये पुस्तक बड़ी कमाल की पुस्तक है। मैं ये समझता हूँ कि अपने ढंग के अनूठे अनोखे कलाकार देव साहब, और अब मैं इतनी बातें उनके बारे में कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहने को हमेशा गुंजाइश रहती है। उनकी सेंटिनरी पे मैं आज उन्हें याद करता हूँ। तो चलते चलते एक बात मैं और कहता चलूं कि ये पुस्तक जो है मुझे खुद त्रिनेत्र वाजपेयी जी के दस्ते मुबारक से मिली है। उन्होंने मुझे भेंट की है। बड़ा कमाल का काम है, और मैं इसे बड़ा संभाल के रखता हूँ। प्राइसलेस है मेरे लिए। दिलीप साहब की बुक भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की, म्यूजिक पे जो किताब है वो भी गिफ्ट की। ही इज़ अ वेरी जनरस पर्सन, और अपनी कला को जिस तरीके से वो निखारते हैं वो कमाल है। तो मैं आज उन्हें याद करता हूँ और उनके लिए दुआएं भी करता हूँ। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, यहीं सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो मुकेश साहब की आवाज़ में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं हम सुनते थे, उनका रंग और उनका असर अलग ही होता था। सादा तबीयत, सरलता और सहजता से जीने के आदी थे मुकेश साहब। और जब भी कभी धर्म की बात आती थी, उस पे अपने आवाज़ में भजनों को गाते थे मुकेश साहब। हमारे सहारनपुर में सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती है, मान्यता है। और अब शायद होली के मेले की तैयारी है, तो होली पूर्णिमा का वक्त है। इधर से बनाए तो देखो, दे दी मैंने। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, रफ़ी साहब कहते थे। लेकिन इस मेले में आकर के ये शाकुंभरी देवी का मेला और भी होली के लिए तैयार है। पकौड़ियों से लेकर ड्राई फ्रूट तक का देखो, उसको दिखा दो पूरा पीछे। बहुत ही ये है सिलसिला ज़िंदगी का। बच्चों के खिलौने भी हैं। शाकुंभरी देवी की मान्यता ये है कि ये सैकड़ों बरस से इसी तरीके से पूजन होता है यहाँ। अब चूँकि मेले की तैयारी है, मेले के लिए विशेष अरेंजमेंट इन्होंने किए हैं। ड्राई फ्रूट, ओह हो, अरे ये हुई ना बात, क्या परफेक्ट टाइमिंग है भाई, क्या टाइम।